स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 360 एकेडमी पर। मैं हूं आदर्श कुमार। शुरू करता हूं आज की बातचीत जो है फ्राइडे, आपको पता है पिछली क्लास हम लोग कमेंट सेक्शन में बात किए थे, तो आज हमने कमेंट ना उठा करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उठाया है। देखिए, कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर यूपीएससी का सिलेबस डिस्कस कर दीजिए, तो यूपीएससी का सिलेबस आपको बाद में डिस्कस कर देंगे। उससे भी मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लगी तो मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे अभी कुछ बच्चों ने हाई स्कूल पास किया है, कुछ ने इंटर पास किया है, तो ये कंफ्यूज है कि अब क्या करें। ग्रेजुएशन वाले भी हैं जो उनके सामने कई सारी समस्याएं आ रही हैं, जैसे कुछ बच्चे बीएससी को लेकर के, कुछ बीटेक को लेकर के, है ना, कुछ आर्ट साइड को लेकर, कुछ साइंस साइड को लेकर के, कुछ आईआईटी को लेकर के, कुछ पॉलिटेक्निक को लेकर के, ये सारी कन्फ्यूजन। तो कुछ कन्फ्यूजन पे हम बात करेंगे एक जानकारी के रूप में, ठीक है। तो अपनी एक जानकारी हम शेयर करते हैं अपने अनुभव के अनुसार, जो भी मुझे है चीज़ें, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं केवल कक्षा 10 पर, 10th पर। तो जो बच्चे 10th पास कर चुके हैं उनके लिए बातचीत करने जा रहे हैं। तो भैया सबसे पहले मेरी एडवाइस ये है कि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो, और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो मतलब कि आप फर्स्ट ईयर में नाम लिखवाओ कक्षा 11 में, मतलब कि आप इंटर के लिए आप प्रिपरेशन करो आगे। दूसरी आपके लिए हो सकती है अपॉर्चुनिटी कि आप फॉर्म आते हैं पॉलिटेक्निक के। अगर आपका इंटरेस्ट है, आपकी मैथ्स अच्छी है, थोड़ा सा आपका मैथ्स बैकग्राउंड सही रहा है, साइंस बैकग्राउंड, और आपका इंजीनियरिंग या थोड़ा सा डिप्लोमा टाइप का है इंटरेस्ट, तो आप पॉलिटेक्निक वगैरह चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप पॉलिटेक्निक पे जा सकते हैं, ठीक है। पॉलिटेक्निक का फॉर्म आता है, उसमें फॉर्म आप देख लीजिए कब आता है, और उसको जो है आप फॉर्म भर दीजिए, उसके अनुसार आपको कॉलेज मिल जाएंगे, तो आप उससे पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। उसमें भी आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का काफ़ी सारी ट्रेडें मिल जाती हैं। ये कह सकते हैं पॉलिटेक्निक बीटेक का छोटा भाई है ना। बीटेक क्या है? बीटेक एक डिग्री है इंजीनियरिंग की, और ये क्या है? एक डिप्लोमा है। चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो आपका हो गया उधर के चांसेस 10th के बाद के। और क्या हो सकता है अगर अपने इस तरह हम लेकर चलते हैं, कंपटीशन की बात करें इसी में, क्योंकि मेन फोकस तो हमारा किस पर है? कंपटीशन पर है, और आपको क्या करना है उस पर है। तो अगर हम कंपटीशन बात करते हैं, अगर आप साथ साथ तैयारी भी करना चाहते हो, आपका बैकग्राउंड ठीक ठाक है, आप सोच रहे हैं कि यहीं से जर्नी स्टार्ट करें थोड़ा बहुत, तो दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, आप यहाँ से एसएससी के थ्रू, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू कुछ वैकेंसी आती है मल्टीटास्क के अंदर, MTS के नाम से। इसमें 10th पास लेते हैं, और इसका सिलेबस जो होता है, तो मैं बता दूं यहीं पर आपको, इसमें आपकी पूछी जाती है मैथ्स, और पूछी जाती है आपकी रीजनिंग, और पूछी जाती है आपकी GS, और एक सब्जेक्ट और बढ़ जाता है जो आपका होता है आपका होता है लैंग्वेज या इंग्लिश। लैंग्वेज में आपकी इंग्लिश, क्योंकि केंद्र की वैकेंसी है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इंग्लिश हो जाएगा, ठीक। ये अगर बात करें तो सब 30-30 के होते हैं, सारे क्वेश्चन 30-30 के होते हैं, 30-30 नंबर के, और 30-30 क्वेश्चन होते हैं। तो ये हो गया आपका इधर का हालचाल। और अगर बात करें तो ये भैया आपका निगेटिव मार्किंग होती है। निगेटिव मार्किंग होती है मतलब कि आप अगर इसमें सही करते हो, अगर आप गलत कर देते हो ऑप्शन, तो आपका नंबर कुछ कटता है, ठीक है। तो ये निगेटिव मार्किंग बेस होता है, ये पेपर होता है। आप अगर इसको क्वालिफाई कर लेते हो 10th पास करने के बाद, तो आप डायरेक्ट आप जॉब पा सकते हो, ठीक है। ये जॉब आपकी हो जाएगी यहाँ से। एक और आता है केंद्र की ही, जो रेलवे के थ्रू होती है, रेलवे। तो रेलवे भी ग्रुप डी की है ना, ग्रुप डी की होती, ये भी 10th लेते हैं। तो इसमें भी सेम सब्जेक्ट रहते हैं, केवल आपका लैंग्वेज छूट जाता है, आपकी मैथ रहती है, रीजनिंग रहती है, और GS। और GS के अंतर्गत क्या रहता है? GS के अंतर्गत आपकी जनरल साइंस पूछते हैं ज़्यादा, करंट और जनरल साइंस का थोड़ा इनका मेन फोकस रहता है। तो ये मैंने बातचीत कर ली कक्षा 10 वालों के लिए। अगली चीज़ जो नंबर आता है वो आता है 12th वालों के लिए। चलिए 12th वालों के लिए देखते हैं, और आप वीडियो तक बने रहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ। 12th, तो 12th में देखो क्या क्या चीज़ बढ़ती हैं। 12th में कुछ बच्चे चले जाते हैं जिनका बैकग्राउंड होता है आर्ट साइड, कुछ का होता है साइंस साइड, कुछ का होता है कॉमर्स, ठीक। एग्रीकल्चर का एक अलग पार्ट बढ़ जाता है, तो वो अलग एग्रीकल्चर से क्या करते हैं, हाई स्कूल किया, हाई स्कूल के बाद में मतलब हाई स्कूल किया, हाई स्कूल के बाद एग्रीकल्चर लिया, वहाँ से निकल गए फर्स्ट ईयर इंटर BSc और MSc और कर लेते हैं, तो उनका एक अलग बैकग्राउंड निकल जाता है, ठीक। हम लोग यहाँ तक बात करते हैं। अब बात करते हैं आर्ट साइड। तो आर्ट साइड अगर आपने लिया है, एक चीज़ और इसमें हो जाती है, आप अगर चलो बात करते हैं आर्ट साइड अगर आपने लिया है, तो आर्ट साइड लोग अक्सर मानते हैं कि आर्ट साइड बहुत बुरा है,
कि जिनको पढ़ना नहीं है वो आउटसाइड लेते हैं या बहुत स्लो होते पढ़ने में, ऐसा कुछ नहीं है। जिन लोगों का इंटरेस्ट होता है वो आउटसाइड लेते हैं, सबसे पहली बात ये। ऐसा अगर आप मान के चलते हो कि अगर मेरा सब्जेक्ट खराब है, मैथ नहीं आती, साइंस नहीं, तो आर्ट ले लें, तो आप फिर दलदल में चले गए। आर्ट साइड का एक अलग अपना क्षेत्र है। आर्ट साइड अगर आप लेते हैं तो यहाँ से आपको बीए आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं। आगे की बातचीत करें, बीए कर सकते हैं। बीए के बाद में अगर आप टीचिंग लाइन अगर आपको जाननी है तो बीए के बाद आप यहाँ से बीएड वगैरह कर सकते हैं, है ना, बीएड वगैरह कर सकते हैं, बीटीसी वगैरह कर सकते हैं, है ना, डीएलएड आप जिसको बोलते हैं, ठीक, तो डीएलएड हो गया आपका। और क्या हो सकता है, तो ये तो आपके हो गए शिक्षण विधि, मतलब कि टीचिंग लाइनें क्लियर हो गई यहाँ से आपकी, ठीक। अब हम बात करते हैं और इसमें बीएड बीटीसी, चलो यही बताते थे आपको। बीएड बीटीसी सारे ग्रेजुएशन वाले कर सकते हैं। जिसका बीएससी हो जाता है वो भी कर सकता है बीएड बीटीसी, जिसका बीटेक होता है वो भी ये कर सकता है, जिसके पास बी लगा होगा आगे वर्ड वो सब ये कर सकता है। समझ लो बस इतना। बैचलर जिसके आगे लगा वो ये सारी चीज़ें कर सकता है, टीचिंग लाइन में जा सकता है। और अगर आपने बीएड कर लिया है, मान लो आपका बीएससी था, आपका कुछ भी था, आपने बीएड कर लिया, बीटीसी कर लिया, तो आप शिक्षक भर्ती के लिए आपको अगर प्राइमरी के टीचर बनना है तो इतना इनफ है, केवल आपको प्राइमरी के बनना है तो इतना इनफ है। क्योंकि पहले जो था, पहले कोर्ट ने केवल बीटीसी को प्राइमरी टीचर के लिए वरदान दिया था, अब किसको शामिल कर दिया है, बीएड को भी शामिल कर दिया है, ठीक। वैसे बीएड वाले जो थे 6+ होते थे, मतलब 6, 7, 8 से ऊपर टीचिंग के लिए जाते थे बीएड वाले, ठीक। चलिए, तो इसमें क्या होता है, अगर प्राइमरी के लिए तो आपको टेट वगैरह पास करना पड़ता है, ठीक, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और क्या होता है इसमें, सीटेट आप पास कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। क्योंकि टेट कितने नंबर का होगा, टेट ऐसे बता दें आपको, टेट में होते हैं 5 विषय होते हैं, 5 विषय होते हैं, सब 30-30 नंबर के होते हैं। तो 3 × 5 = 15, 150 नंबर का प्रश्न पत्र बनता है और बिना नेगेटिव, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। टेट आप क्वालिफाई कर लीजिए और फिर वैकेंसी आती है, सरकार की वैकेंसी आती हैं और उन वैकेंसियों में आपको एक परीक्षा और देनी पड़ती है सुपर टेट के नाम से, ठीक। तो सुपर टेट आप दे दीजिए, उसमें 14 विषय रखे जाते हैं। उसको क्वालिफाई करने के बाद में पास करने आपके गुणांक की मेरिट बनती है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ एक क्लियर कट रास्ता है इसमें। चलिए, तो आई होप आपको पसंद आ रहा होगा ये सारी चीज़ें। चलिए इधर देखते हैं, जिसका अगर साइंस बैकग्राउंड है और इंटर उसने किया है, इंटर के बाद अब वो क्या करे, तो भैया मेरे सामने भी कन्फ्यूजन थी, क्योंकि इंटर के बाद में क्या किया जाए और मेरा साइंस बैकग्राउंड ही था। तो आप एक चीज़ देखिए, अगर आपका मैथ अच्छी है, आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है मन जाने का, तो बेहतर है आपके लिए आप किसी चीज़ की आप इंट्रेंस एग्जाम दे दीजिए। इंट्रेंस एग्जाम होते हैं यूपीटीओ के अंतर्गत होते हैं, है ना। जैसे जो बीटेक कराते हैं यूनिवर्सिटी, बीटेक होते हैं कई प्रकार के, एक होता है आईआईटी से बीटेक होता है, आईआईटी से बीटेक होता है, ठीक, यूपीटीओ से बीटेक होता है, मतलब स्टेट लेवल का होता है, ये एक हाईली बीटेक होता है, मतलब अच्छी इंजीनियरिंग होती है। दूसरी चीज़ है आपका, तो ये तो अगर आप बीटेक वगैरह आप कर सकते हैं, बीटेक ये 4 साल का होता है आपका, है 4 ईयर का। दूसरी चीज़ है आप क्या कर सकते हैं, अगर आप एकेडमिक आपका है आगे जाने का मन, तो आप बीएससी वगैरह चूज कर सकते हैं, ठीक। बीएससी आपने कर लिया, बीएससी करने के बाद आपका फिर वही घूम कर आते हो आप कौन सी लाइन में, जो भी मैंने लिखा था, बीएड वगैरह कर सकते हो, डीएलएड वगैरह कर सकते हो, है ना। और क्या कर सकते हो, तो आप बीएससी करने के बाद एमएससी कर सकते हो, मास्टर ऑफ साइंस कर सकते हो, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं इंटर के बाद की। और पॉलिटेक्निक यहाँ से भी कर सकते हो, मतलब इंटर के बाद अगर आप करना चाहो तो पॉलिटेक्निक कर सकते हो। पॉलिटेक्निक आपका थोड़ा सा 1 सेमेस्टर कम पड़ जाता है, मतलब 1 साल कम पड़ जाता है, और उसके बाद आपकी थोड़ी सी जर्नी सरल हो जाती है। तो इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। चलिए, एक चीज़ है याद आई, और इंटर के बाद आप एक और चीज़ कर सकते हो। अगर आपका लॉ वगैरह मन लगता है तो आप यहाँ से एलएलबी कर सकते हो, एलएलबी आप कर सकते हो। एलएलबी आपकी थोड़ा सा उसमें साल बढ़ जाते हैं, ग्रेजुएशन के बाद आपका कुछ कम साल रहता है, उसके बाद कुछ कम नहीं, कैसा। तो एलएलबी जो है ये आप अगर इंटर के बाद डायरेक्ट करते हो तो आपका पड़ता है 5 साल का, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन करने के बाद एलएलबी आप लॉ में इंटरेस्ट रखते हो तब आपका पड़ता है 3 साल का पड़ता है, ठीक है। इस एलएलबी के माध्यम से आप एक अच्छा ऑफर आपके मिल जाता है, पीसीएसजे वगैरह। आप इसमें अगर अच्छी आप तैयारी कर पाते हो और अच्छे से क्वालिफाई करते हो तो आप पीसीएसजे की तैयारी कर सकते हो। मतलब सबसे हमने बता दिया, सबसे अच्छी चीज़ बता दी है आपको इस चीज़ की। अगर यहाँ पर आप पहुँच जाते हो तो आप
आपका जो भविष्य है वो तो उज्जवल है ही है, तो इसमें कहने की कोई बात ही नहीं रह गई आपकी। चलिए, और इंटर के बाद अब बढ़ते भैया अपने कंपटीशन क्षेत्र में। जो कंपटीशन है आपका किस लेवल का है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक चीज़ और है, अगर आपने 10th किया है और स्थितियाँ आपकी नाजुक हैं कोविड-19 को लेकर के, तो आप एक चीज़ और कर सकते हो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे आपके सामने हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इंटरनेट का आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी PDF जैसे NCERT वगैरह SCERT किताबें आपकी अवेलेबल है PDF के रूप में, उनको निकाल कर पढ़ सकते हो। आपका अगर नहीं मन लगता है तो बहुत सारे ऐप चले हैं, गवर्नमेंट ने चलाए हैं, प्रेरणा ऐप जैसे कि, और आपका दीक्षा ऐप। तो ये सब ऐप क्या करते हैं, आपको मतलब सारी चीज़ें अवेलेबल कराते रहेंगे, उपलब्ध कराते रहेंगे। टीचिंग पढ़ने का स्टडी मटेरियल जितना होगा वो सारा मिलता रहेगा। बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल हैं, आप एकेडमिक चीज़ों को पढ़ सकते हैं आगे। ठीक, तो ये मत सोचिएगा कि स्कूल ही एक ऑप्शन है, तो स्कूल मात्र एक ऑप्शन नहीं, अब बहुत सारे ऑप्शन है। डिजिटल आपका एक प्रकार का सारा सब कुछ हो चुका है, तो डिजिटल की दुनिया में आपका बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। चलिए भाई, बढ़ते हैं इधर 12th की तरफ। तो आप देखते हैं अपने कंपटीशन लेवल में, तो यहाँ पर आपकी बनती हैं, अगर देखा जाए हम लोग तो सबसे पहली आपकी वही बात करेंगे SSC, और क्या है आपका रेलवे। ठीक है, और क्या बनती हैं, और आपकी बनती UP SSSC, और क्या बनती, तो आपकी बनती हैं जैसे आर्मी वगैरह, सेना में, पुलिस वगैरह, ये सारी चीज़ें। ठीक, और अदर हैं, इसके अलावा अन्य भी होती हैं। ठीक, ये आया करती हैं। तो इतना हमने देख लिया। अब SSC वगैरह पहले एक एक चीज़ देखते हैं, एक ही चीज़ आइडेंटिफाई करेंगे आराम से। तो SSC अगर आप देख लो भाई, तो SSC में पहला हमने आपको बताया था MTS, तो ये आपके सामने ऑप्शन खुला है, क्योंकि आपने क्या कर लिया है, आपने 10th पास कर लिया है। दूसरा इसके सामने आता है CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, ये आता है इंटर के बाद में। इसमें भी सेम चीज़ रहती है आपकी, इंग्लिश पूछी जाएगी लैंग्वेज के रूप में, और क्या पूछी जाती है, तो आपकी मैथ्स पूछी जाएगी। जो आपकी MTS में पूछी गई थी उससे थोड़ा इसका लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि ये आपका लेवल थोड़ा सा बढ़ा है कि आपने इंटर कर लिया है। दूसरी चीज़ में क्या पूछी जाती है, आपकी रीजनिंग पूछी जाती है। ठीक है, रीजनिंग पूछी जाती है। चलिए, और क्या पूछा जाता है, और इसमें अगर देखा जाए तो आपका पूछा जाता है GS पूछा जाता है। ठीक, GS में आपकी काफ़ी सारी चीज़ इन्वॉल्व हो जाती है। अब तो लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है, और सारे क्वेश्चन इसमें भी कितने होते हैं, 30-30। ठीक, 30-30 होते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें निगेटिव मार्किंग के साथ साथ एक और चीज़ अच्छी बात आपको बताएं, अगर आपकी मैथ नहीं आती है तो आप इन सब्जेक्टों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर आपकी इंग्लिश नहीं आती है तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर एक सब्जेक्ट आपका वीक है फिर भी आपका चयन इसमें हो सकता है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा नहीं आती। इसकी अगर कट ऑफ की बात करें भाई, तो मान के चलिए 55 से, मान ली चलो ओवरऑल 50 से 60% के बीच में जाती है। 50 से 60% कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी 150 नंबर हैं, 150 में अगर आपका 60% आ गया तो ये कितना जाएगा, अगर इसको कट कर दे 15 छक्का 90, अगर आप 90, 92, 95 नंबर तक ले आए तो आपका श्योर है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। अरे कुछ नहीं, इसमें 25-25 आप कर लिए, 25 ने 75 और 15 नंबर इसमें ले लीजिए, है ना, तो आपके 90 हो गए वैसे। चलिए, और ये हो गया आपका CHSL का हो गया। MTS को हमने बता ही दिया, निगेटिव मार्किंग इसमें भी है, इसमें भी है। SSC आपके निगेटिव मार्किंग पर ही। अच्छा, एक और चीज़, ये आपकी भैया होती है CBT क्या है, तो CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो ये ऑनलाइन होता है, मतलब कि कंप्यूटर पर होगा, थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये आपकी बहुत रॉयल जॉब है, बहुत ही। ठीक, चलिए, तो SSC हो गई। अगर SSC की बात अगर आगे बढ़ें तो रेलवे आती है, इसकी वैकेंसी आया करती है। फिलहाल इस समय इसमें कुछ लेट चल रहा है कि पिछले साल की वैकेंसी जो थी वो आए थे फॉर्म, अभी तक उसकी वो पेपर नहीं हो पाएंगे, पोस्टपोन होते रहे हैं। तो इसकी भी बातचीत अगर करें तो इसमें भी आपका सिलेबस अगर देखें तो सिलेबस भी आपका क्या रहता है, मैथ होती है, रीजनिंग होती है और GS होता है। तो एक चीज़ आप अगर देख रहे हो, समझ पा रहे हो, तो ये ओवरऑल सब्जेक्ट ये 3 कॉमन है, ये 3 कॉमन सब्जेक्ट चलते हैं। तो रेलवे का भी कुछ इसी प्रकार से रहता है। आपके टेस्ट होते हैं, मतलब इसमें कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, पहले ऑफलाइन होते थे अब ऑनलाइन होते हैं। तो ये कंप्यूटर पे आपके एग्जाम होंगे, कंप्यूटर एग्जाम होने के बाद में ये सारी चीज़ आपकी प्रक्रिया के अंतर्गत जाएगी, आप सेलेक्ट हो जाएंगे, चयनित हो जाएंगे। ठीक, चलिए, इसमें अगर देखें हम UP SSC के अंतर्गत ये चीज़ें क्या हैं,
तो यूपी ट्रिपल एस सी, इसके अंतर्गत बात करें तो ये बनता है आपका उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सिलेक्शन सर्विस कमीशन। ठीक, तो ये कह सकते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। इसके अंदर क्या क्या चीज़ बनती है, तो भैया देखो इसके अंतर्गत आपका लेखपाल वगैरह इसी में बनता है। ठीक है, लेखपाल बनता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर मतलब ग्राम पंचायत अधिकारी जो बनते हैं वो इसी के अंतर्गत बनते हैं, इसको वीडियो के नाम से जानते हो। और क्या बनते हैं, और अगर बात करें तो इसी में आपके बनते हैं लोअर पीसेस वगैरह बनते हैं, इसी में आप समीक्षा अधिकारी बनता है, इसी में बहुत सारी चीज़ बनते हैं। कुछ में इंटर पास लेते हैं, कुछ में ग्रेजुएशन लेते हैं। ठीक है, पॉज करो थोड़ा सा और वो खिड़की तो अगर इसमें हम लोग देखें तो ये है यूपी ट्रिपल एस सी। यूपी ट्रिपल एस सी में आपको पता है उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सिलेक्शन सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ये बना। तो इसके अंतर्गत भैया अगर देखें तो आपकी बनती हैं जैसे लेखपाल इसी के अंतर्गत आता है, आपका विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर ग्राम पंचायत अधिकारी इसी के अंतर्गत आता है, समीक्षा अधिकारी एआरओ वगैरह जो आते हैं ये इसी के अंतर्गत आते हैं, जो आपका बीओ वगैरह बनती है वो इसी के अंतर्गत बनते हैं। कुछ वैकेंसी जो होती हैं इंटर पास होती हैं, कक्षा 12th होती हैं, कुछ होती हैं ग्रेजुएशन करने के बाद होती हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करते ओवरऑल एक सब्जेक्ट की बात कर दें जो कॉमन सब्जेक्ट हैं, वैसे अगर हम बात करने जाएंगे तो बहुत लंबे सब्जेक्ट निकलेंगे। तो इसमें कॉमन सब्जेक्ट सबसे पहला आपका जो कॉमन सब्जेक्ट है वो है मैथ। ठीक है, दूसरा जो कॉमन सब्जेक्ट है वो है हिंदी। ठीक है, हिंदी तीसरा कॉमन, हिंदी को हिंदी में लिख दें। तीसरा जो कॉमन सब्जेक्ट है तीसरा कॉमन सब्जेक्ट आपका बनता है जीएस। ठीक है, चौथा जो कॉमन सब्जेक्ट है ये आपकी बनती है रीजनिंग। ठीक, तो ये हो गए। अगर आप देख पा रहे हो तो आपके कॉमन सब्जेक्ट आपके ओवरऑल अभी तक जो देखें कक्षा 10 से लेकर के 12 तक की सभी वैकेंसियों में तो कॉमन तो आपका एक ये मिला है, सबके लिए पढ़ना है। दूसरा कॉमन आपका ये मिला है, तीसरा कॉमन सब्जेक्ट आपका ये मिला है। और अगर इनकी हम आपको बात बताएं तो भैया अगर आप इनको ज़्यादा नहीं, आप सिर्फ 6 माह अच्छे से तैयारी कर लो अच्छे से। और ये जितनी मैंने वैकेंसी बताई ये हर साल में आती हैं, हर साल आती हैं प्रतिवर्ष। ठीक है, तो हर साल आती, कैलेंडर जारी करता है, एसएससी भी जारी करता है अपना कैलेंडर हर साल। जैसे नया कैलेंडर आपका आता है 2018 का आया, 2019 का आया, 2020 का है, इसी प्रकार से इनके भी कैलेंडर आते हैं कि लेखपाल की कब होंगी, वीडियो की कब होंगी, एसएससी सीजीएल की कब होंगी, एसएससी सीएचएसएल की कब होंगी, एसएससी एमटीएस कब होगी। तो ये सारी वैकेंसी कैलेंडर होता है, तो हर साल आपकी आती। आपने एक चीज़ देख लिया, कॉमन सब्जेक्ट आपका मैथ हो गया, कॉमन सब्जेक्ट आपका जीएस हो गया, कॉमन सब्जेक्ट आपका रीजनिंग हो गया, रह क्या गई, हिंदी रहेगी, ऑब्लिंग इंग्लिश रह गई। तो हिंदी और इंग्लिश जो रह जाती है उनको आप तैयार कर सकते थोड़ा सा टाइम पा करके। तो ये सब्जेक्ट तो आपका वैसे ही मातृभाषा आपकी रही, थोड़ा सा आपकी पकड़ भी अच्छी है। तो अगर आप देखा जाए तो 6 से 8 महीने में अच्छी तैयारी कर सकते हो सारे सब्जेक्ट की। और मैथ जो कह रहे हैं ना, जो मन में आ रहा होगा, जिनकी मैथ कमज़ोर है थोड़ा, तो कह रहे होंगे मैथ हम 10 साल पढ़ ले फिर भी नहीं आनी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पिछली क्लास में बताया था, आप सिर्फ ज़्यादा नहीं 30 क्वेश्चन लगाने की आदत डाल लो और हम गारंटी लेते हैं 3 महीने बाद आप में कमेंट करना। और मुझे पूरा विश्वास, आप 3 महीना जब कमेंट करोगे तो कहोगे कि हाँ सर आप कोई भी क्वेश्चन दीजिए, हमसे छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए आपके इसके यूपी ट्रिपल एस सी के अंतर्गत जो सब्जेक्ट बनते हैं। क्लियर है भाई, चलते हैं आगे। तो कुछ और तो नहीं छूटा है, चलिए अभी तक कुछ नहीं छूट रहा है तो आगे देखते हैं। अच्छा, जो भी अगर आप कुछ आपके मन में सवाल आ रहा है, कोई चीज़ आ रही है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं या कमेंट जो भी कर रहे हैं, तो आपके सारे कमेंट के हम जवाब दे देंगे, जो भी आपको पूछना है जानना है। चलिए तो अब बात करते हैं, ये जो बनती है सेना, आर्मी बनती, पुलिस बनती, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो आर्मी की अगर हम बात करें तो एसएससी जीडी भी एक बनता है, एसएससी के थ्रू एक होता है जीडी का। ठीक है, जीडी का इसमें क्या होता है, इसमें आप ये मैथ है भैया, मैथ है, रीजनिंग है, और आपका जीएस होता है, और आपका हिंदी या ऑप्शन दे देते हैं इंग्लिश, दो में से एक भाषा लेनी है। ये होते हैं 25-25 क्वेश्चन होते हैं, 25-25। ठीक है, 25-25 होते हैं। और आप जो निगेटिव मार्किंग की बात है तो ओवरऑल लगभग सब में लग चुकी ये चीज़ें हैं कि आप निगेटिव मार्किंग सब में जुड़ेगी आपकी। तो ये हो गए आपके इसके सब्जेक्ट, हिंदी हो गई, रीजनिंग हो गई, जीएस हो गई, मैथ हो गए, एसएससी जीडी के हो गए। अगर यहीं पर देखें हम यूपीपी के देखें, उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत जो कांस्टेबल भर्ती होती है, इसमें क्या क्या होते हैं, तो इसमें देखो आपका बनता है जीएस और मैथ और
रीजनिंग और हिंदी। ठीक, इसके अगर देखा जाए तो 38 हो गए मैथ के और 38 हो गए जीएस के, जीएस मैथ के 38 37 हो गए रीजनिंग के, 37 हो गए हिंदी के। ठीक, तो ये अगर जोड़ो तो ये आप जोड़ दोगे तो 150 नंबर का बनेगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, तो ये आपका यूपीपी का है। ठीक, इसके लिए आपको कुछ चीज़ें आपके शरीर में होनी चाहिए, आपकी हाइट होनी चाहिए, आपकी फिटनेस होनी चाहिए, तो ये आपके लिए अलग है। तो ये आपका हो गया, अच्छा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। अगर अगली चीज़ देखते हैं सेना में, आर्मी वगैरह, तो आर्मी का क्या है, तो आर्मी में आपको जो रिटन देना पड़ता है, लिखित देनी पड़ती है, इसमें क्या प्रोसेस चलता है तो इसको देखते हैं। इसमें आपका सिलेबस बनता है, तो पहला आपको बनता है मैथ, जीएस, जीके, जीएस की रीजनिंग। ठीक, तो इसके अगर देखा जाए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपके बनते हैं 10 इसके क्वेश्चन आते हैं, 15 इसके आते हैं, 20 इसके आते हैं और 5 इसके आते हैं। हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, तो आप जोड़ लीजिए 50 हैं और 50 दूनी 100 नंबर के हो गए। ये आपका हो गया आर्मी के लिए। ठीक है, तो ये आप समझ चुके हो अच्छे से क्या क्या तैयारी करना है, किस प्रकार से तैयारी करना है। कोई खास नहीं, बस ये होता है जो वैकेंसी है आपकी, जॉब थोड़ा सा हाईली होती है, थोड़ा सा अच्छी होती है ज़्यादा, तो उनके लिए क्या होता है सब्जेक्ट थोड़े से आपके टफ कर दिए जाते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, क्वेश्चन आपके घुमा दिए जाते हैं, लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। बाकी सब भैया आपका कॉमन है, हर चीज़ एक एक चीज़ अन्य इसमें आती ही रहती है। जैसे आपकी यूपी SSC के अंदर मंडी परिषद आ जाती है और सारी कई वैकेंसी आ जाती है नई नई। ठीक है, तो इंटर की अगर बात करें तो इंटर की बात समझ चुके हो कि 12th बाद आप क्या करना है। अब चलते हैं अपने उस समुंदर की ओर जहाँ पर बेरोजगारी नाम का बाजार लगी पड़ी है, जो आपका स्नातक, ठीक है, ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन में क्या है, आप इंटर करने के बाद फिर आप बहते हो इधर उधर। कोई बीए कर चुका है, कोई बीएससी कर चुका है, कोई बीटेक कर चुका है, कोई बीकॉम कर चुका है, कोई बीबीए। ठीक है, तो इतने सारे हो गए आपके सामने ऑप्शन। अब यहाँ पर मुझे आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही मेरा इंटरेस्ट है कि इसमें चीज़ें आपको बताएं, क्योंकि इस लेवल पर आ करके आप सब मैच्योर हो जाते हो कि मुझे क्या करना है। और सच बात आपको बताएं, आप इंटर में ही मैच्योर हो जाते हो आपको किस लाइन में जाना है। लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, जानकारी के हो सकता अभाव हो आपके पास। लेकिन अगर यहाँ पर आप आ गए हो, यहाँ पर आप अगर पूछ रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, तो अब आपको कुछ नहीं करना चाहिए, आपको बोतल ढूंढनी चाहिए जिसमें पानी कितना हो, सिर्फ चुल्लू भरो। ठीक, चलिए, तो माइंड मत लेना इसको। चलिए, तो बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीटेक हो गया, बीकॉम हो गया, बीबीए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर यहाँ से आप टीचिंग लाइन आप प्रेफर करना चाहते हो, टीचिंग कर सकते हो, बीए एमए कर लो आप, टीजीटी पीजीटी ये सारी चीज़ें कर सकते हो। टीचिंग के लिए ज़्यादा बेहतर है सारी चीज़ें। आपने अगर बीटेक किया है या आप डॉक्टरी क्षेत्र से आते हो, जैसे आपने साइंस आपकी अच्छी थी, इंटर में मैथ अच्छी थी, या बायो आपने लिया था, उसमें 2 पार्ट बटे थे, मैंने बताना भूल गया थोड़ा सा। अगर आपने बायो ली थी या मैथ लिया था, तो मैथ का आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड बढ़ जाता है, और जो आपका बायोलॉजी है तो बायोलॉजी आपकी डॉक्टरी डिपार्टमेंट की तरफ चली जाती है, डॉक्टरी विभाग की तरफ चली जाती है, नर्सिंग वगैरह कर सकते हैं उससे आप, और उससे आप उसके क्या कहते हैं नीट वगैरह की तैयारी कर सकते हैं, है ना, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो हो गया, सबसे बेटर तो है आप अपनी लाइन में जाइए। आपने अगर बीटेक किया है तो आप अपनी क्षेत्र में चले जाइए, ज़्यादा बेहतर है। अगर आप फिर भी आप आते हैं कंपटीशन की तरफ, तो हम आपके लिए एडवाइस देते हैं कि आप एक आपके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा। आप ज़्यादा नहीं, अगर आप लगातार कर सकते हो तो आप किसी भी एक स्तर को पकड़ लीजिए, चाहे आप वो देखिए। पहली चीज़ तो ये है कि आप अगर यहाँ पर आकर तैयारी करना चाहते हो तो इसका मतलब आपका बड़ा गोल होगा। बड़ा गोल होगा जैसे यूपीएससी हो गया, दूसरा हो गया आपका यूपी पीसीएस हो गया। ठीक है, मतलब कि स्टेट लेवल की जो आपकी होती हैं, फिर आपका यूपी SSC के अंतर्गत। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और क्या हो सकता है, ग्रेजुएशन आपने कर लिया, हो सकता है एसएससी के थ्रू आप जाना चाहते हो, मैथ आपकी अच्छी रही हो, है ना, मैथ अच्छी रही हो, या इसमें एक और चीज़ ऐड हो जाती है, बैंक आपकी ऐड हो जाती है, बैंक हो जाती है, और क्या हो जाता है, रेलवे हो जाता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई, एसएससी, बैंक, यूपीएससी, यूपी SSC, यूपी पीसीएस, ये सारी चीज़ें। तो अब क्या देखना है इसमें हमको, तो अगर सिलेबस की केवल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर थोड़ा बहुत सिलेबस की, तो इसका सिलेबस, इन दोनों का सिलेबस तो एक अपनी अलग भूमिका रखता है। अलग भूमिका रखने का मतलब इसमें 2 पेपर होते हैं, एक होता है जीएस फर्स्ट, एक होता है जीएस सेकंड, मतलब कि इसको सीसेट के नाम से जानते हो।
तो वो होता है क्वालिफाइंग नेचर का। जो भी चीज़ें हम उसमें बात में बात कर लेंगे कि क्या आपका सिलेबस है, क्या चीज़ें नहीं है, क्योंकि ये कम से कम ये चीज़ें अगर आपको डिटेल में समझाएं इन चीज़ों के बारे में, कम से कम 1 घंटा आपका लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं, इसको हटा करके इसके बारे में बता ही चुके हैं आपको क्या क्या सब्जेक्ट रहते हैं, कौन कौन चीज़ें रहती हैं, ठीक। एसएससी में एक चीज़ ऐड हो जाती है, आपने एमटीएस देख लिया, सीएचएसएल देख लिया, एक नई चीज़ ऐड होती है आपकी सीजीएल के नाम से। कौन सी? सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल। तो ये ऐड हो जाता है। इसमें आपकी जो मैथ होती है वो अच्छे लेवल की पूछते हैं। जो मैथ होगी, मैथ भी वही होगी, रीजनिंग भी वही होगी, जीएस भी, मतलब कि विषय आपके सेम रहेंगे, ठीक। लेकिन इनका लेवल बढ़ जाएगा। मैथ अच्छे लेवल की होगी, रीजनिंग अच्छे लेवल की, जीएस अच्छे लेवल की, इंग्लिश अच्छे लेवल की। मैं इसमें जो 2 पार्ट बढ़ते, एक तो होता है टीयर 1, एक होता है टीयर 2 या टीयर सेकंड, टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड। तो टीयर फर्स्ट में जो होता है वो प्री होता है, मतलब कह सकते हैं एक आपको प्री क्वालिफाई करना है तो आपका प्री हो जाता है, दूसरा हो जाता है मेंस हो जाता है। इसको टीयर 1 और टीयर 2 के नाम से जानते हो। जो आपका मेंस होता है तो इसमें आपकी केवल मैथ पूछते हैं और इंग्लिश पूछते हैं, ठीक। तो ये आपका हो गया 200-200 क्वेश्चन के होते हैं, 200-200 नंबर के, 100 मतलब 100 क्वेश्चन इसके, 100 क्वेश्चन इसके, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 400 का ये हो जाता है। और बाकी ये 100 का ही चलता है। प्रीलिम्स जो होता है आपका 100 का चलता है, इसमें आपको क्वालिफाई करना है, मेंस देना है, मेंस देने के बाद आपकी आगे की प्रक्रिया है, और इसमें आपकी अच्छी से अच्छी वैकेंसी आपको मिल जाती है, अच्छी सी जॉब मिल जाती है। बैंक हो गया तो बैंक में आपका क्या बनता है? क्लर्क भी बनता है ना, क्लर्क बनता है, और इसमें पीओ बनता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर, ठीक। तो ये बन गया आपका क्लर्क हो गया, पीओ हो गया, इसमें आपके बैंक में बनते हैं। इसमें भी अगर आपकी बात करें सब्जेक्ट की भैया, तो सब्जेक्ट आपका जो एसएससी का है वही इसका हो जाता है सब्जेक्ट, ठीक है। जो आपकी मैथ है, ये मैथ आपकी कॉन्सेप्ट बेस नहीं, कैलकुलेशन बेस होती है। रीजनिंग आपके लॉजिकल बेस होती है। इंग्लिश पर ही बैंक चलती है, ध्यान रखना। जीएस जो होता है तो जीएस आपकी बैंकिंग की जीएस पूछी जाती है। कुछ खास नहीं, अगर मैथ की बात करें, रीजनिंग की बात करें, तो सारे के सारे आप अगर कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हो, इनके समझ एक पैदा हो चुकी है आपके अंतर्गत है, तो आप सारी चीज़ों को कवर कर सकते हो। अगर आप सोचते हो कि ट्रिक पढ़ के सिलेक्शन ले लेंगे, है ना, 2 महीने 3 महीने पढ़ लेंगे मैथ में आप, तो आपका हो जाएगा, तो ऐसा आप वहम दिमाग से निकाल दो। आप अगर जब तक चीज़ों क्लियर नहीं करोगे, एक बार भाई मैथ पढ़ लो अच्छे से, मैथ आपने पूरी अच्छे से पढ़ ली, भले आपके लगे 3 से 4 महीने लग गए, आपने अच्छे से पढ़ लिया, विधिवत पढ़ लिया, रोज ज़्यादा नहीं, आपने 3 घंटा दिया मैथ आपकी कवर। फिर आप कोई भी एग्जाम दो, आपकी मैथ जो है रुकने वाली नहीं है। रीजनिंग ऐसे आपने 2 से 3 महीना दे दिया, रीजनिंग बिल्कुल अच्छे से कवर कर डाली, एक एक किताब आपने चाट डाली, आपकी रीजनिंग कवर हो गई। रीजनिंग कोई भी एग्जाम तो फंसने वाला नहीं है। आपने हिंदी उठाई, हिंदी आपने लूसेंट पढ़ ली, नालंदा पढ़ ली, कुछ किताबें पढ़ ली और कुछ चीज़ों को समझ लिया, ठीक, तो आपकी हिंदी कहीं से फंसने वाली नहीं है। इंग्लिश आपने लूसेंट उठाई, एमबी प्रकाशन उठा ली एसएससी के लिए, या और भी सारी मार्केट बुक अवेलेबल है, उनको देख लिया, तो आपकी इंग्लिश कहीं से नहीं रोकने वाली। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा इस पर सोचना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा चीज़ों को। तो भाई इतना आप समझ चुके हो, आई होप मैंने आपको समझाने की कोशिश की जितना आप समझे हो। अब बात करते हैं कि अगर आपने बीए बीकॉम इन चीज़ों में आप जानते हो, बीबीए बीकॉम है, तो इसके लिए आपने जो है उसमें आगे की जो होती चीज़ें उसमें देख सकते हो कि आपका एमकॉम होता है, ठीक है, एमबीए होता है, इन चीज़ों में देख सकते हो, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से सारी चीज़ें होती हैं, तो इनका आप उस स्तर में जाकर देख सकते हो। जो मुझे समझाने का था, जैसे आपका कंपटीशन समझाना था, हाई स्कूल के लिए क्या होना है, इंटर के लिए क्या होना है, चीज़ों को कैसे एनालाइज करें, क्या क्या पढ़ें, तो इतना मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, एक नई चीज़ आपको बता दें, नई चीज़ क्या है आपको बता दें कि जैसे कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं जीएस को लेकर के, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बात करते हैं, जीएस को लेकर आप कंफ्यूज होते हो कि जीएस को लोग कहते हैं एक इसका इनफाइनाइट सेक्टर है, अनंत है, पता नहीं कहाँ से क्या पूछा जाए। ऐसा कुछ नहीं है, अनंत कुछ नहीं है जीएस में। जीएस में देखो, अगर जीएस में बात करें, अगर आप बुक्स पढ़ते हो तो बुक्स में आप कुछ ना कवर करो, आप अगर एनसीईआरटी अगर आप अच्छे से पढ़ डालते हो, मतलब कि एनसीईआरटी कहाँ तक पढ़नी, तो एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 6 की एनसीईआरटी उठाओ, और कहाँ तक पढ़नी, तो कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 9 से 10 तक की, ये बहुत है, मतलब 3 साल की एनसीईआरटी आप पढ़ डालो, 6, 7, 8, 9 जो भी आपका पढ़ रहा हो, 6 पढ़ा, 7 पढ़ा, 8 पढ़ा और 9, मान के चलो 4 साल की एनसीईआरटी जो पढ़ी वो आप पढ़ डालो, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। करंट के लिए आप पत्रिका मैगजीन वगैरह लेते रहो, तो आपकी जीएस हम दावा करते हैं कोई भी सब्जेक्ट आपका छूटने वाला नहीं होगा। अब ये जो एनसीईआरटी की बात की है, तो एनसीईआरटी आप सोच रहे हो कि 4 साल तक की एनसीईआरटी, तो 4 साल थोड़ा लगने हैं आपको। ये बताओ, आप हिस्ट्री की एनसीईआरटी उठाते हो,
ये आप ज्योग्राफी की एनसीईआरटी उठाते हो तो एनसीईआरटी आपने उठाई तो एनसीईआरटी पहले देख लो एनसीईआरटी क्या है। एनसीईआरटी का मतलब वो होता है जो किताबें नेशनल लेवल पर चलती हैं, जिनके डाटा सब माने जाते हैं। तो एनसीईआरटी के नाम से आप मांगो किताबें जाकर के तो एनसीईआरटी बुक्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है, मार्केट में होंगी एनसीईआरटी किताबें। क्योंकि कक्षा 6 के बच्चे जो पढ़ते हैं, कक्षा 7 के बच्चे पढ़ते हैं, जो आपके सीबीएसई बोर्ड की किताबें चलती है वो आपकी कौन सी होती है? एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों चलती हैं, आप ले लो, आप अच्छे से पढ़ लो। कि एनसीईआरटी शायद क्यों लोग कहते हैं, तो एनसीईआरटी इसलिए कहते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में जो चीज़ दी होती है, स्टडी मटेरियल दिया होता, वो एक बच्चे के तौर पर दिया होता है, एक बच्चे को समझाने के लिए। अब एक बच्चे को समझाने के लिए जो लेवल देते हैं, जो चीज़ समझाते हैं चित्रों के माध्यम से और डायग्राम के माध्यम से, फिगर के माध्यम से, तो आपको समझ में अच्छा आएगा। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ने लगो, ज्योग्राफी पढ़ने लगो, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ने लगो, तो आप हवाएं आई, कौन सी हवाएं कहाँ गई, वायुदाब पेटियाँ क्या होती, तो आप हो सकता कन्फ्यूज हो जाओ। लेकिन जब आपको चित्र बनाकर बताया जाएगा कि ये आपकी रेखा होती, कौन सी रेखा होती, भूमध्य रेखा होती, यहाँ से ये होती है, हवाएं चलती हैं, या यहाँ पर आपके क्षेत्र बनते हैं, इसमें सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, तो आपकी समझ पैदा हो जाएगी। तो आप एनसीईआरटी आप पढ़ने की आदत डाल लो, एनसीईआरटी ले लो, 2-3 घंटे पढ़ने की आदत डाल लो, और इंटरेस्ट बनता है इनमें। आप पढ़ोगे तो कहानियों की तरीके से पढ़ते चले जाओ आराम से, पता ही नहीं चलेगा। आप एक दिन में आधे एनसीईआरटी निपटा दोगे। तो मान के चलो एनसीईआरटी अगर आप पढ़ने लगे 2 महीने में आपकी लगभग सारी एनसीईआरटी खत्म हो जाएंगी, ठीक। तो जीएस के लिए सारी सबसे बेहतर चीज़ है आप एनसीईआरटी किताबें पढ़ो। अगर कुछ ना पढ़ो तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी की तो भैया जरूर पढ़ो, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की आप जरूर पढ़ो। किसी के सहारे आप इतना नहीं कर सकते हो कि जीएस में आप अपना अच्छा स्कोर कर लो, क्योंकि जीएस आपका फैक्ट बेस होती है, फैक्ट होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस नहीं होता। आपको समझ बनानी है अपने दिमाग के अंतर्गत। हमने आपको एक बार फैक्ट बता दिया तो फैक्ट आप कुछ दिन बाद भूल जाओगे, लेकिन अगर सारी चीज़ें आपने समझ ली अच्छे से तो आप भूलोगे नहीं। चलिए, तो अब मुझे लगता है कि मैंने जो को समझाना था आपको समझा दिया है, आपको अच्छा भी लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप चीज़ों क्या कर दीजिए, आप शेयर कर दीजिए, अपने छोटे छोटे भाई बहनों को दिखाइए जिनको क्लास 10th का एग्जाम आपका पास किए हैं, या आपका इंटर पास किए हैं, या कंफ्यूज हैं थोड़ा सा, तो आप समझ लीजिए, उनको समझाइए, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।